पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन राइटर जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 31 मई 1819 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई थी तो 26 मार्च 1892 को कैमडेन में हो गई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉल्ट विटमैन पर आधारित जितने भी हमारे पीवाई क्यूज हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि विच अमेरिकन पोइट इज हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। किस अमेरिकी कवि को अमेरिका का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो कौन है, हमारे वॉल्ट विटमैन है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करें तो इनको रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में डेमोक्रेसी, समानता और आम आदमी के जीवन को दिखाती है, इसलिए इनके जीवन को जो है, सॉरी, इनको अमेरिका का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बोल दिया जाता है। एक इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, वो अमेरिकी जीवन का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, सी ऑप्शन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया ओ पावरफुल बेस्ड ऑन स्टार द अबव लाइन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोएम व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड द फॉलन स्टार रेफर्स टू। बोला गया गिरा हुआ सितारा यानी कि फॉलन स्टार किसका प्रतीक है यहाँ पर, तो अब्राहम लिंकन का प्रतीक है। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ क्या है जरा हम आपको समझाते हैं। इसमें कौन सा अब्राहम लिंकन, कौन सा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक कविता है इनका, कविता क्या एक इलेजी है। ठीक है, एक शो गीत है जिसका नाम है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। इस पोएम में अब्राहम लिंकन को जो है फॉलन स्टार बोला गया है, यानी कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु का प्रतीक है जो कि ये बर्ड। और लिंकन की हत्या के बाद वॉल्ट विटमैन ने ये शोक गीत, ये इलेजी लिखा था। सितारा का मतलब होता है महान नेता, और गिरा हुआ मतलब अब उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो चमकता हुआ सितारा नहीं रहा है, इसीलिए फॉलन स्टार बोल दिया है। ठीक है, किसने, वॉल्ट विटमैन ने किसको बोला है, अब्राहम लिंकन के लिए। कौन सी पोइम में बोला है, कौन सी एलेजी में बोला है, तो व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड में। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया वॉल्ट विटमैन्स पोइम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम ऑफ। ये जो वॉल्ट विटमैन की एक पोइम है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, इसकी थीम क्या है। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिए, थीम पूछ लिए, तो इसकी थीम है लव एज एन एनिमल पैशन, यानी कि प्यार एक जानवर जैसा जुनून। डेट मीन्स चिल्ड्रन ऑफ एडम जो है वो वॉल्ट विटमैन ने इसमें शारीरिक प्रेम, फिजिकल लव और मानव शरीर के प्राकृतिक इच्छाओं का खुलकर व्यक्त किया है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस पोएम के अंदर प्रेम को प्राकृतिक और शक्तिशाली इंस्टिंक्टिव बताया गया है। ठीक है, इसलिए इसे एनिमल लाइक पैशन बोला गया है। ठीक है, एनिमल लाइक पैशन, तो लव एज एन एनिमल पैशन, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि ओ लाइफ मीन्स ऑफ पैशन पल्स एंड पावर चेयरफुल फॉर द फ्रीस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉस डिवाइन द अमंग मैन आई, सॉरी द मॉडर्न मैन आई सिंग द above mentioned line appear in। ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं, तो वन सेल्फ आई सिंग से इन लाइनों को लिया गया है ना। चलो मैं जरा इसके बारे में बता देता हूँ कि इन लाइनों में क्या कहा गया है। एक्चुअली ये जो कविता है ना वो वॉल्ट विटमैन की आधुनिक व्यक्ति, मॉडर्न मैन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का गुणगान करती है, जिसमें आई सिंग द मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक इंसान की बात है यहाँ पे। आई सिंग, मैं गाता हूँ द मॉडर्न मैन, और इसमें लोकतंत्र तथा इंडिविजुअलिटी की भावना नजर आती है। तो ये जो है लीव्स ऑफ ग्रास जिनका जो प्रमुख कलेक्शन था उसकी ये प्रमुख कविता रही है। चलो हम लोग इसको जरा लाइन बाय लाइन कहो तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो लाइन बाय लाइन की अगर हम बात करते हैं तो बोला क्या गया है, बोला गया है जिंदगी का जुनून, धड़कन और ताकत, खुश मिजाज। ऐसे करके कहोगे तो मजा ही नहीं आएगा कि ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, जिंदगी का जुनून, पल्स, ठीक है, धड़कन, पावर, शक्ति, ताकत, चेयरफुल, खुश मिजाज, ये नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वॉल्ट विटमैन जीवन की ऊर्जा यानी कि एनर्जी, पैशन यानी कि उत्साह, जॉय यानी कि खुशी, इन सब की बात कर रहे हैं। जुनून जीवन, जीवन के प्रति गहरी लगन की बात कर रहे हैं। धड़कन से मतलब यहाँ पर यह है कि लिवलीनेस होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर जीवंतता होना चाहिए, लाइवलीनेस होनी चाहिए। और ताकत से मतलब शक्ति और सक्रियता होना चाहिए, यानी कि इंसान को जोश और खुशी के साथ जीना चाहिए। अब दूसरी लाइन में क्या कहा गया है, बोला गया है कि भगवान के नियमों के तहत बने
सबसे आजाद काम के लिए, सबसे आजाद, यानी कि फार फ्रीस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉज ऑफ डिवाइन, भगवान के नियमों के तहत बने सबसे आजाद काम के लिए। यहां भगवान के नियम का मतलब होता है प्रकृति के नियम, यानी कि नेचुरल लॉ की बात कर रहा है, और सबसे आजाद काम का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि जो मानव की स्वतंत्रता है उसकी बात कर रहा है। तो जो बॉड बिटमैन है वो कह रहे हैं कि इंसान प्रकृति के अनुसार बना है और उससे पूरी आजादी के साथ जीना चाहिए, यानी कोई बंधन नहीं होना चाहिए उसके जीवन में, मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्र है एकदम। और तीसरी लाइन में बोला गया है द मॉडर्न मैन आई सिंग, मैं आज के जमाने के इंसान का गाना गाता हूं, गाना गाता हूं मतलब उसकी महिमा करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं, आज के इंसान यानी कि मॉडर्न मैन की, आधुनिक व्यक्ति की। तो बॉड बिटमैन कहते हैं कि आधुनिक इंसान की स्वतंत्रता, जो इंडिविजुअलिटी है और उसका जो लोकतांत्रिक सोच है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हम उसी के गाना गाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन पंक्तियों में बॉड बिटमैन सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं, वो बात समझा रहे हैं हमको को जो जीवन की ऊर्जा और जो खुशी, ये हमारा जो जीवन होता है इसमें दो चीजें, एक तो ऊर्जा और दूसरी खुशी से भरा होना चाहिए। एक तो आपको हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए, दूसरा निराश नहीं रहना चाहिए। यार खुशियों भरा जिंदगी है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। ठीक है, इंसान प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतंत्र पैदा हुआ है। अरे जब आप स्वतंत्र पैदा हुए हो तो आप स्वतंत्र तरीके से जिए, ना किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में। तो आधुनिक मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण और सम्मान के योग्य है अगर आप अच्छे हो तो मॉडर्न मैन, उसके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो ये बात कहते हैं वंस सिंग आई सेल्फ आई सिंग में। और तो बी ऑप्शन आपको अब तो बहुत हमने डिटेल कर दिया, यही बात यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतनी बात यहाँ पर कही है एक्सप्लेनेशन में, लास्ट में देखो पांचवें में, कि ये जो अंडरलाइन वाली बात है वो ये है, ये जो लाइनें हैं वो कहाँ की हैं, वन सेल्फ आई सिंह की हैं। ये जो पोइम है वो बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई और पब्लिश कब हुई, 1867 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। और 1867 में 1867 में लीव्स ऑफ ग्रास की आखिरी हिस्से की पहली कविता के तौर पर यह पब्लिश हुई थी। हालांकि कविता के प्रति आम लोगों का रवैया अच्छा नहीं था उस समय, तो लीव्स ऑफ ग्रास में ये पब्लिश हुई थी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान बनाए रखना। पांचवें नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीजीटी के 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बोला है कि मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वार किसके द्वारा लिखेगी। तो जो मेमोग्रांडा है ड्यूरिंग द वार, ये पूरा नाम है ये, ठीक है, बट 2021 में आया था तो इसको डिलीट कर दिया गया था 2021 में, क्योंकि इसमें मेमोग्रांडा की स्पेलिंग गलत थी इस वजह से। इज रिटिन बाई, ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये किसके द्वारा, बॉड बिटमैन के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम मेमोग्रांडा के थोड़ा सा इसका डिटेल की भी बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है। ये जो मेमोग्रांडा ड्यूरिंग दी वार है, ये कब पब्लिश हुई है, 1875 से 76 के बीच में इसको पब्लिश कराया गया। बॉड बिटमैन्स टेस्टामेंट टू द एंग्यूस, बोला गया है कि इस सिविल वार के दुख और बाहरी, सॉरी, इस सिविल वार में जो इनका दुख था, बहादुरी थी या डर का, इसके अंदर आपको बॉड बिटमैन का सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉड बिटमैन्स टेस्टामेंट है ये, और इसके अंदर क्या क्या चीजें, एंग्यूस देखने को मिलेगा, हीरोइज्म देखने को मिलेगा और टेरर ऑफ सिविल वार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यही बात जो मैं बता रहा था कि इसको जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्यों डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में क्या था, एरर था। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर पे थोड़ा सा डिटेल्ड है, जरा देखिएगा। बोला गया है व्हाट थॉट्स आई हैव of you tonight, Bod Bitman, for I walk down the side streets under the trees with the headache, self-conscious looking at the full moon. These lines are taken from the very famous poem, ठीक है, एलन गिन्सबर्ग, नेम दी पोइम, आपको उस पोइम का नाम बताना है। आज रात मेरे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, आज रात मेरा तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है बॉड बिटमैन, क्योंकि मैं सिर दर्द के साथ पेड़ों के नीचे गलियों में घूमता रहा, पूर्णिमा को देखते हुए सेल्फ कॉन्शियस था। ये लाइनें एलन गिन्सबर्ग की एक मशहूर कविता से ली गई हैं, उसका नाम है कैलिफोर्निया में एक सुपरमार्केट, मतलब अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, से इन लाइनों को लिया गया है। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि आज रात दी गिवन एक्सपर्ट जो है, एक्सर्ट
जो है वो कहां से, बहुत थॉट ये पूरा का पूरा आपका दे रखा है, जिसका मतलब है कि आज रात बॉड बिटमैन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं सिरदर्द के साथ पेड़ों के नीचे सड़कों पर घूमता रहा, पोमा को देखते हुए थोड़ा संकोच, आत्म जागरूक महसूस कर रहा था। यानी कि गिन्सबर्ग यहाँ बॉड बिटमैन की काल्पनिक बातचीत कर रहे हैं, हकीकत में वो उनके सामने नहीं है, और आधुनिक जीवन की अकेलापन और बेचैनी को दिखा रहे हैं। बॉड बिटमैन यहाँ पर स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया है। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा देखो। 7वें नंबर पे बोला गया है कि हु इज मॉन्ड इन बॉड बिटमैन्स भेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। इसमें हम ऊपर भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, अब्राहम लिंकन के ऊपर ये लिखी गई क्या है, एक इलेजी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जरा अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है। ये जो है, पहले तो ये ध्यान बनाए रखिएगा कि इसमें किसका शोक मनाया गया है, तो अब्राहम लिंकन का शोक मनाया गया। कविता कौन सी है, वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड है। यह कविता राष्ट्रपति लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई एक इलेजी है। लिलैक का मतलब होता है शोक का प्रतीक, और स्टार का मतलब लिंकन के लिए यूज हुआ है। सिविल वार के दुख का चित्रण इसके अंदर किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द maturing of Bittman's poetic vision from the drama of identity and romantic exuberance that has been tempered by his emotional experience of the American Civil War. Nathaniel Hawthorne is known for a dark romanticism and the social scarlet. Ralph Waldo Emerson led the transcendentalism movement. Walt Whitman was the American poet, essayist, and journalist, well known for लीव्स ऑफ ग्रास। देखो इसमें क्या बोला गया है, कोई खास बात नहीं बोली गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूं, क्योंकि जरूरी है कि बॉड बिटमैन की जो बहन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम था, इसमें किसका दुख मनाया गया था, तो अब्राहम लिंकन का दुख मनाया गया था। ये बिटमैन का पोएटिक विजन की मेच्योरिटी को दिखाता है। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा अपने आप। जो पहचान और रोमांटिक एक्जुबरेंस के ड्रामा से है, लेकिन जिसे अमेरिकन सिविल वॉर के उनके इमोशनल एक्सपीरियंस ने शांत किया था। नथेलियन हथौड़नी की एक डार्क रोमांटिसिज्म, और दूसरी मैं बात करता हूं दी स्कारलेट लेटर के लिए जाने जाते हैं। कौन, नथेलियन हथौड़नी। तो डार्क रोमांटिसिज्म और किसके लिए, दी स्कारलेट लेटर के लिए जाने जाते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। बॉड बिटमैन एक अमेरिकन कवि, निबंधकार और पत्रकार थे जो लीव्स ऑफ ग्रास के लिए जाने जाते हैं। बस इतनी बात इस एक्सप्लेनेशन में बोली गई और कोई बात खास नहीं बताई गई है दोस्त। अगला, ओ कैप्टन माई कैप्टन बॉड बिटमैन एन एलेजी फॉर। अच्छा, ये जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है, ये भी बॉड बिटमैन की एक एलेजी है, एक शोक गीत है, और ये भी अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा गया था। तो ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा ई ऑप्शन हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लो क्या बोला गया है। अगर हम ओ कैप्टन माई कैप्टन की बात करें, अरे कप्तान मेरे कप्तानी, क्या है, एक इलेजी है। किसके द्वारा लिखी गई, बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई 1865 में, ठीक है। कमोमरेट, श्रद्धांजलि देने के लिए, द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इट वाज फर्स्ट पब्लिकेशन इन सीक्वल टू ड्रम टाइप्स 1865, अ कलेक्शन ऑफ बॉड बिटमैन्स पोएम इंस्पायर्ड बाय द इवेंट ऑफ अब्राहम सिविल वार्स। बोला गया ओ कैप्टन माई कैप्टन बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई एक इलेजी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 1865 में जो है अब्राहम लिंकन की मृत्यु की याद में इस इलेजी को लिखा गया था। ये भी बात आपको क्लियर होगी। ये पहली बार सिक्वल टू ड्रम टैप्स, जो कि इनका एक कलेक्शन था और 1865 में ही आया था, तो उसी के अंदर इसको पब्लिश कराया गया था, जो बॉड बिटमैन की कविताओं का एक कलेक्शन। एक बात बता चुका हूं, ठीक है, जो अमेरिकन सिविल वार की घटनाओं से प्रेरित थी, ये पूरी की पूरी इनकी कलेक्शन। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 9 नंबर पे बोला गया है कि trades and schools in the Avians retiring back while sufficed at what they are but never forgotten। अब दो चीजें हैं। क्रीड्स का मतलब होता है पंथ, और स्कूल्स ऑफ अवेंस का मतलब होता है स्कूल ठंडे बस्ते में। यानी कि पंथ, पंथ का मतलब कोई भी पंथ हो, जैसे धार्मिक चीजों से इसको लिया जाता है इस शब्द को, क्रीड को। तो पंथ और स्कूल ठंडे बस्ते में है, कुछ समय के लिए पीछे हटना ही काफी था, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये लाइनें किस कविता से हैं, तो ये लाइनें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे, इसको थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। हमने क्या बताया, ये कहां से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये लाइनें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, ठीक है, 9 नंबर पे। इसीलिए इसको लाइन बाय लाइन भी जरा समझ लीजिए क्या कहा गया है। पहली लाइन में बोला गया कि पंथ और स्कूल ठंडे बस्ते में है,
तो पंथ और स्कूल ठंडे बस्ते में मतलब जो हमारे धर्म हैं और जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, फिलहाल एक तरफ रख दी गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पंथ से मतलब धर्म और संप्रदाय होता है और स्कूल से मतलब यहाँ पे क्या है, संस्थाएं या परंपरागत जो हमारी शिक्षा होती है, जहां से हम शिक्षित होते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं उस चीज के लिए। ठंडे बस्ते में मतलब अस्थायी रूप से एकदम अलग कर दिया है। कभी कहता है कि भाई धार्मिक और सामाजिक नियमों से ऊपर उठ करके सोच रहा है, कुछ समय के लिए पीछा हटना ही काफी था, मतलब उसे थोड़ी देर के लिए पीछे करना ही पर्याप्त था। कभी इन संस्थाओं को पूरी तरह नकार नहीं रहा है, कभी कुछ समय के लिए उनसे दूरी बना करके स्वतंत्र सोच चाहता है, यानी कि पहले खुद को सोचो, फिर नियमों को जोड़ या जो हमारे नियम बनाए गए उनकी ओर जाओ। लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, बट नेवर फॉरगेटिंग, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता मतलब क्या है, लेकिन इन्हें पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। धर्म और शिक्षा का महत्व बना रहता है, वो जीवन का एक हिस्सा है, पर अस्थायी दूरी जरूरी है, संतुलन होना चाहिए, ना पूरी तरीके से हमें इसे त्याग सकते हैं और ना पूरी तरीके से निर्भर रह सकते हैं। तो जो बिटमैन है ना, वो ये बात कहते हैं इन लाइनों में कि इंसान को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कुछ समय के लिए धर्म और सामाजिक नियमों से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन उनका महत्व हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है हमेशा हमेशा के लिए आप धर्म या जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक नियम हैं, उनसे दूर हो जाओ, लेकिन कहते नहीं कि स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अपने देश को एक वैज्ञानिक साइंटिफिक सोच देने के लिए जरूरी है ये हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे जाएंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही बात जो अभी हमने आपको बोली है, ये सब बात इसमें बोली गई है, कुछ अलग और नया नहीं बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अब हम आगे की ओर डिस्कस कर लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गया आपका, कहो तो बताओ मैं और इसे क्लियर कर दूं। कहीं कुछ है नहीं, वही लाइनें दी गई हैं, देखो इसमें क्या है, ये जो कौन सी पोएम से ली गई, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई हैं। ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई, बॉड विटमैन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसको किसमें इंक्लूड किया गया, इस वर्क को लीव्स ऑफ ग्रास में इसको इंक्लूड किया गया। बस ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। ब्रिट्समैन के काव्यात्मक वर्जन के मूल को दिखाने का श्रेय दिया जाता है इसके अंदर। बस 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर पे बोला गया है कि लीव्स ऑफ ग्रास के पहले पब्लिकेशन पर किसने ये कमेंट किया था, आपको बताना है। ठीक है, हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लीव ऑफ ग्रास, पहली चीज। अब कमेंट क्या है, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ बिट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज येट कंट्रीब्यूटेड, मतलब यह अमेरिका ने अब तक जो सबसे असाधारण बुद्धि और ज्ञान दिया है, ये वाला कमेंट है। किसने, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ बिट, मतलब क्या है, सबसे असाधारण बुद्धि, बिट एंड विजडम मतलब ज्ञान, दैट मीन्स जिसको अमेरिका हैज येट कंट्रीब्यूटेड, यानी कि अमेरिका ने अब तक जो सबसे असाधारण बुद्धि और ज्ञान दिया है। तो इस तरीके का कमेंट लीव्स ऑफ ग्रास के पहले पब्लिकेशन पर किसने किया, आपको उसका क्या बताना है, नाम बताना है। तो आर डब्ल्यू एमर्सन थे। अब ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा आर डब्ल्यू इमर्सन, बिल्कुल बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, किस पे, बी ऑप्शन पर। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, ये बात अमेरिका ने अब तक जो सबसे ज्यादा समझदारी और ज्ञान दिया है वह 21 जुलाई 1855 को राल्फ वाल्डो इमर्सन के बिटमैन को लिखे एक लेटर में लिखी गई थी ये बात। और इसको वाल्डो इमर्सन ने कब लिखा था, 1855 में एक पत्र लिखा था बॉड बिटमैन के लिए, उसमें ये बात लिखी थी। क्या लिखी थी, प्रिय महोदय, मैं लीव्स ऑफ ग्रास के शानदार तोहफे की कीमत से अनजान नहीं हूं, मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा योगदान है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय बॉड बिटमैन, इनमें से कौन सी मैगजीन जो है वो बॉड बिटमैन ने शुरू की थी। तो उस मैगजीन का नाम था दी लॉन्ग आइलैंडर। दी लॉन्ग आइलैंडर, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन पर जाइएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि दी लॉन्ग आइलैंडर जो थी वो बॉड बिटमैन के द्वारा स्थापित किया गया एक प्रेडिकल था, जो कि 1838 में इसको स्थापित किया गया था, यानी कि दी लॉन्ग आइलैंडर बॉड बिटमैन ने 1838 में शुरू की थी। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 12 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस रिटन बाय बॉड बिटमैन, यानी कि कौन सी लाइनें जो है वो बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। तो इनमें से कौन सी लाइनें बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई आपको बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोला गया, इफ एनीथिंग इज स्केयर्ड ह्यूमन बॉडी इज स्केयर्ड।
अगर कुछ भी है, अगर कुछ भी पवित्र है तो वो मानव शरीर पवित्र है। अगर दुनिया में कोई चीज पवित्र है तो सबसे ज्यादा पवित्र किसने बताई है? मानव शरीर को पवित्र बताया गया इन लाइनों में। किसके द्वारा? बॉड बिटमैन के द्वारा। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि कौन सी लाइन बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई? अच्छा ठीक है, यही बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक में इन लाइनों को उन्होंने लिखा था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इन लाइनों को किसके द्वारा लिखा गया है? बॉड बिटमैन के द्वारा इन लाइनों को लिखा गया है। और कौन सी पोएम में? आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक पोएम में इन्होंने इन लाइनों को लिखा। किसने? बॉड बिटमैन ने। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन अकर्स बॉड बिटमैन। क्रिएशन जो द कैल्सन ऑफ क्रिएशन है इज लव, यानी कि क्रिएशन का कैल्सन प्यार है। ये लाइन बॉड बिटमैन के कहां से ली गई है? तो इनको कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से इसको लिया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा? डी ऑप्शन, ध्यान बनाए रखना। जिसमें इन लाइनों में उन्होंने बात की थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे कि जो सृष्टि का मूल है या मूल आधार वो क्या है? प्रेम ही है। तो क्रिएशन इज द कैल्सन ऑफ लव, ऐसे करके उन्होंने इन लाइनों को बोला था। ठीक है, प्रेम ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, यानी कि सब कुछ प्रेम से ही जुड़ा हुआ है, ये बातें वो बोल रहे हैं। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। अब देखो, यही बात तो इसमें बोली गई है, कोई अलग बात नहीं है। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोइम है और बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई है। इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास में इसको इंक्लूड किया गया था। इट हैज बीन क्रेडिटेड एज रिप्रेजेंटिंग द लोर ऑफ बिटमैन्स पोएटिक विजन। और इसमें क्या बताया गया है? उनके पोएटिक विजन को बताया गया है बिटमैन के। वो ये कह रहे हैं इसे रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट दिया गया है कि बॉड बिटमैन की एक पोएटिक विजन की जानकारी भी इन लाइनों में हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे क्या है? इन दी ओपनिंग लाइन या इन दी ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिटमैन बिगिन हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शुरुआती स्टेंजा में बॉड बिटमैन की आध्यात्मिक जागृति किस उम्र में शुरू होती है? आपको वो उम्र बताना है। तो 37 साल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 37 साल की उम्र में जो है आध्यात्मिक जागृति जो है वो शुरू होती है। इसके अंदर? बॉड बिटमैन के अंदर। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहा गया है? यही बात बोली गई है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक पोइम है जो कि बॉड बिटमैन के द्वारा इसको लिखा गया है। डेट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क लीव ऑफ ग्रास, जिसको लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड किया गया। दी पोइम वाज पब्लिश्ड, ये जो पोइम है वो पब्लिश की गई 1855 में। दी पोइम इज रिटन इन बॉड बिटमैन सिग्नेचर फ्री वर्स स्टाइल। और इसको ये कविता जो है बॉड बिटमैन के सिग्नेचर फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉड बिटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन। बॉड बिटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सबसे पहले कहां शामिल किया गया था? तो लीव्स ऑफ ग्रास में सबसे पहले इसको शामिल किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो यही बात एक्सप्लेनेशन में है। बोला गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई? बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई। इसको इंक्लूड किया गया किसमें? लीव्स ऑफ ग्रास में। इट हैज बीन credited as representing the core of बिटमैन्स पोएटिक विजन, यानी कि इसमें बिटमैन के कविता की दृष्टि के मूल को दिखाने का श्रेय दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर पे बोला गया हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसे बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है? कि किसको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है? बॉड बिटमैन को, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब हमें इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलना चाहिए। क्या बोला गया है? सी नंबर हमारा ठीक हो जाएगा कि बॉड बिटमैन entered politics as a Democrat. He became editor to a Democratic newspaper. He believes and show how man might achieve for himself the greatest possible freedom within the limits of natural law for the mind and body through democracy. क्या कहा गया है इसके अंदर कि जो बॉड बिटमैन है वो एक डेमोक्रेटिक के तौर पर पॉलिटिक्स में आए थे। वह एक डेमोक्रेटिक अखबार के एडिटर बने। उनका मानना था कि उन्होंने उनका मानना क्या था?
उन्होंने दिखाया कि कैसे एक इंसान जो है वो डेमोक्रेसी के जरिए नेचुरल लॉ की सीमाओं के अंदर मन और शरीर के लिए सबसे बड़ी आजादी पा सकता है। ये सब चीजें उन्होंने इसके अंदर दिखाई थी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक। कि आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये क्या है, एक लिरिक है। कैसा लिरिक है आपको बताना है, तो पैट्रियोटिक लिरिक है। ये ऑप्शन हो जाएगा पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक क्या होता है, हमारा देशभक्ति लिरिक, देशभक्ति सॉन्ग है ये। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स was of the opinion that art like trees and shrubs had a natural growth। बोला गया है कि इनमें से किस कवि का मानना था कि पेड़ों और झाड़ियों की तरह कला में भी नेचुरल ग्रोथ होती है। जिस तरीके से हमारे पेड़ में नेचुरल ग्रोथ होती है, जिस तरीके से झाड़ियां नेचुरल, झाड़ियों के अंदर जो है प्राकृतिक वृद्धि पाई जाती है, नेचुरल तरीके से वो बढ़ती रहती है, सेम उसी तरीके से जो कला होती है हमारी, जो आर्ट होती है, उसमें भी नेचुरल ग्रोथ होती है। जितना आप पढ़ते जाओगे उतनी ग्रोथ होती जाएगी, आपका माइंड उतना ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसका था, बॉड बिटमैन का। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोला गया है, यही बात बोली गई है, कुछ अलग नहीं है। कि बॉड बिटमैन की पूरी कविता में पेड़ पौधों के जीवन, जो पेड़ पौधों का जीवन ग्रोथ या उसकी मल्टी पर्सनैलिटी, मल्टीप्लिसिटी लिखा है, तो जो मल्टीप्लिसिटी दोनों को दिखाता है। अब हम अगर बात करें बॉड बिटमैन की, तो वैन लिलैक्स लॉस्ट इन अ डोरयार्ड ब्लूम में बॉड बिटमैन ने मौत के बाद रीजनरेशन और रीग्रोथ की संभावनाओं को दिखाने के लिए फूलों की झाड़ियों, गेहूं या पेड़ों या दूसरे पौधों का इस्तेमाल किया है एज अ सिंबल यहां पर। ठीक है ना। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि बॉड बिटमैन इज अ पोइट। बॉड बिटमैन एक कवि हैं। कौन सी सदी के कवि हैं, तो 19th सेंचुरी के एक कवि हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्यों 19th सेंचुरी के हैं, जरा देखो। क्योंकि बॉड बिटमैन जो है 19th सेंचुरी के हैं, क्यों है, क्योंकि इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और ये एक अमेरिकन पोइट थे, एसेस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। 1819 में जन्म हुआ था और 26 मार्च 1892 में जो है इनकी मृत्यु हो गई कैम्पडन में। तो ध्यान बनाए रखना ये सब बातें। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाई। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है एक कविता है, किसके द्वारा, बॉड बिटमैन के द्वारा इसको लिखा गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम यहां पर जाते हैं, देखो गॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीडिंग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन सोसाइटी इज अ फ्लॉ ऑफ शेप्स एवर प्रोजेक्टिंग अदर शेप्स। द ग्रेट and famous song of myself, though it claimed to express the self of the poet, makes sense only when it is taken to symbolize the procreant urge of the world। अब क्या कहा गया, ईश्वर यानी कि इस संदर्भ में एक उगता हुआ सिद्धांत है। मानव और मानव समाज एक दूसरे को हमेशा प्रक्षेपित करने वाली आकृतियों का प्रवाह है। महान और प्रसिद्ध सॉन्ग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हालांकि एक कवि की स्वयं को व्यक्त करने का दावा करता है, इसका तभी अर्थ निकलता है जब इसे दुनिया के प्रजनन इच्छा का प्रतीक माना जाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है जो कि बॉड बिटमैन के द्वारा लिखी गई है, बस इतना ध्यान बनाए रखना। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन बाई बॉड बिटमैन। वो कहता है मैं खुद को मानता हूं, खुद को सेलिब्रेट करता हूं, खुद में ही सेलिब्रेट कर लेता हूं, खुद ही खुशियां मना लेता हूं और खुद ही गा लेता हूं, खुद में गाता हूं। बॉड बिटमैन की कौन सी, बॉड बिटमैन की एक पंक्ति है, किस में आई है ये पूछा गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन है वो बॉड बिटमैन की एक कविता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इससे इसको लिया गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इट वॉज पब्लिश्ड इन, और ये 1855 में पब्लिश हुई थी, इन द एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, इट इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल। और किस में आई थी, ये लीव्स ऑफ ग्रास में आई थी, ध्यान बनाए रखना। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो कलेक्शन ही 1855 में आया था इनका। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से इनका ये किलेजी पूछ लिया है। बोला गया हुज डेथ डज व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड कमोमरेट्स। बोला गया है व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, किसकी मौत की याद में लिखी गई एलेजी है,
तो अब्राहम लिंकन की मौत की याद में लिखी गई एक इलेजी है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन रहा है कि 14 अप्रैल 1865 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद गहरे राष्ट्रीय शोक के समय में 1865 में अमेरिकी कवि जिनका नाम था वॉल्ट विटमैन, इनकी एक लंबी कविता है, इनकी हत्या के बाद ये लिखी गई थी 1865 में, और अब्राहम लिंकन को ही इसमें क्या करा गया था कि इनकी मौत को जो है दुखी होकर के इस कविता को लिखा था, इसीलिए ये इलीजी है। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया व्हाट इज द मेजर सिंबल ऑफ वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो वॉल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका मुख्य सिंबल क्या है, मेजर सिंबल आपको बताना है। अगर हम मेजर सिंबल की बात करेंगे तो द ग्रास है। ठीक है, द ग्रास यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या बताया गया, बोला गया है कि ये जो पोएम है ना, वो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम in the leaves. This poem compares the different object and living beings of the nature. ए द लीव्स में सबसे लंबी और सबसे जरूरी कविता है। ये कविता नेचर की अलग अलग चीजों और जो जीवन अलग अलग चीजें हैं या मान लो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी तुलना को इसके अंदर क्या करा गया है, दर्शाया गया है। अब हम 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि विच अमेरिकन राइटर वाज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन पर किस अमेरिकन राइटर का बहुत ज्यादा असर रहा था। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि बताओ वॉल्ट विटमैन के ऊपर कौन से अमेरिकन राइटर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो आप तुरंत कर देना कि एमर्सन का इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। डी ऑप्शन हो जाएगा इमर्सन। ठीक है, राल्फ बाल्डो इमर्सन या RW इमर्सन, इनको ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इनका जो है क्या, जो वॉल्ट विटमैन की पहली रिलीज हुई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में राल्फ बाल्डो इमर्सन से ने सबसे ज्यादा तारीफ मिली थी। जब वॉल्ट विटमैन ने अपनी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पब्लिश कराया तो राल्फ बाल्डो इमर्सन थे, ये भी अमेरिकन थे, तो इन्होंने इसकी बहुत तारीफ की कि यार तुम्हारी तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है बहुत बढ़िया है, बेहतरीन अच्छी। जिससे विटमैन को एक तारीफ भरा 5 पेज का लेटर भी लिखा था इन्होंने, किसने, राल्फ बाल्डो इमर्सन ने, और अपने दोस्तों से किताब की बहुत तारीफ की। तो इस वजह से जो है इनके ऊपर इनका धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है दिस शिप इन वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। वॉल्ट विटमैन की एक इलेजी है जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसमें एक शिप दिखाया जाता है, बोला गया ये जो शिप है वो किसको रेफर करता है, किसके सिंबल के रूप में इसको लिया गया है। तो अमेरिका डेमोक्रेसी कह सकते हो, यहाँ पे अमेरिका ऑप्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो क्या बोला गया है इसमें। सीधे सीधे बोला गया है कि वॉल्ट विटमैन की बहुत ज्यादा मशहूर कविता है, बहुत फेमस हुई थी इनकी ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय 1865 में कौन थे, अब्राहम लिंकन थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जब उनकी हत्या हुई थी तो जो वॉल्ट विटमैन थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए, उनकी मौत से दुखी हो गए, तो उन्होंने इस कविता को, इस शोक गीत को लिखा था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की मौत पर ये शोक गीत है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है। साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन देश की एकता के लिए लिंकन ने इसका विरोध किया था उस समय पर। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है वॉल्ट विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स। वॉल्ट विटमैन की कविता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। विटमैन की कविता क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में शामिल है। कितने हैं, कितने सेक्शन है टोटल, तो 9 सेक्शन में ये लिखी गई है। ध्यान बनाए रखना, सरल सा क्वेश्चन है ये, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ईजी है। जो इनका वॉल्ट विटमैन की कविता जो है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी है, इसमें टोटल 9 सेक्शन है, और ये कविता सबसे पहली बार 1856 के एडिशन में आई थी, बता देता हूं आपको। और इसमें एक चीज और बताने लायक है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत कम है, इसमें शब्दों और फ्रेज का रिपीटेशन से बने बहुत सारे रैंडम इंटरनल पैटर्न है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बहुत ध्यान बनाए रखना। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया वॉल्ट विटमैन की किस कविता से ये लाइनें ली गई हैं, लाइनें कौन सी हैं, ये है क्या है, ओ पावरफुल बेस्ड ऑन फॉलन स्टार। फिर से फॉलन स्टार आ गया है, आप समझ गए होंगे फॉलन स्टार किसको बोला गया है, अब्राहम लिंकन को बोला गया है। ओ सेट्स ऑफ नाइट ओ मूडी टीयरफुल नाइट, है ना, ओ पावरफुल बेस्ड ऑन फॉलन स्टार, ओ सेट्स ऑफ नाइट ओ मूडी टीयरफुल नाइट। इसमें
जो है व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन अ डोर यार्ड ब्लूम्ड, वहां से इसको लिया गया है, उस इलेजी से इन लाइनों को लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन से ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लो, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है। ये जो लाइनें हैं वो बॉड बिटमैन, अब इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट में दे रखा है कि बॉड बिटमैन का जो जन्म हुआ है वो 1819 में और मृत्यु 1892 में हुई है। ये जो पोइम है व्हेन लिलैक्स इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये जो लॉन्ग पोइम है और कौन सी फॉर्म में लिखी गई, एक एलेजी फॉर्म में इसको लिखा गया है। ठीक है, व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, और ये कब आई है, 1865 में। ये क्या है, एक एलेजी है, किसकी डेथ पर लिखी गई है, तो रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की मृत्यु से दुखी होकर के वॉर्ड बिटमैन ने इस एलेजी को लिखा है। द पोएम लव्ड एंड एडमायर्ड बाय हिम, सॉरी, द पोएट लव्ड एंड एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसमें जो कवि होता है वो उनकी ईमानदारी, हिम्मत और पक्के इरादे के लिए उन्हें प्यार करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पोइम बाय वॉर्ड बिटमैन, इनमें से कौन सी कविता जो है वो वॉर्ड बिटमैन की नहीं है। तो वॉर्ड बिटमैन की कौन सी कविता दोस्त नहीं है, तो डिस्टेंट लाइकनेस जो है वो इनकी कविता नहीं है, जो कि 1973 में आई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, अ डिस्टेंट लाइकनेस 1973 इज नॉट अ पोएम बाय वॉर्ड विटमैन, इल्स आर ऑल रिटन बाय हिम, इट्स बाय पॉल बैली। ठीक है, बाकी सब इन्हीं की हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लू, सब इनकी है। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंट लाइकनेड है ये पॉल बैली की है। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है वॉट बिटमैन्स पोइम ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ सैड पोइम मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वाज ही, वो कौन है। वॉट बिटमैन की कविता है जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए एक दुखद कविता है वो व्यक्ति कौन है जिसकी मृत्यु से दुखी होकर के ओ कैप्टन माय कैप्टन को लिखा गया, तो वो व्यक्ति है अब्राहम लिंकन, यानी कि बी ऑप्शन पे जाएंगे। ये एक इलेजी है, ठीक है ना, क्या है, ये एक इलेजी है दोस्त, ध्यान बनाए रखना। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है हु अमंग दीज इज कॉल्ड द होम स्पन फिलोसफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसे होम स्पून फिलोसफर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बॉड बिटमैन को ही बोला जाता है होम स्पन फिलोसफर, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या, डी ऑप्शन। अब अगर हम बॉड बिटमैन की बात करें तो इनको होम स्पन फिलोसफर कहा जाता है, ये एक अमेरिकन कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया इन विच फेमस पोइम डज बॉड बिटमैन मेक अ रेफरेंस टू स्वेज कैनल एंड बायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, बॉड बिटमैन ने किस मशहूर कविता में स्वेज कैनल और अटलांटिक के पार बार लाइन का जिक्र किया है, यानी कि बार लाइन अक्रॉस द अटलांटिक का जिक्र किया है, तो किसमें, पैसेज टू इंडिया में। ठीक है, या पैसेज टू इंडिया एक ईएम फॉस्टर का भी है शायद, ध्यान बनाए रखना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों वर्ग को। ठीक है, पैसेज टू इंडिया, ईएम फॉस्टर, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, चलो आगे देखो। बॉड बिटमैन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसमें, बॉड बिटमैन ने अपनी मशहूर कविता पैसेज टू इंडिया में स्वेज कैनल और अटलांटिक अक्रॉस बार लाइन का जिक्र जो है वो किया है। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बलूम पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास, ये जो पोएम्स का संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो बॉड बिटमैन है, बी ऑप्शन। देखो इसमें यही बात बोली गई है, लीव्स ऑफ ग्रास एक पोइट्री कलेक्शन है, अमेरिकन पोइट बॉड बिटमैन के द्वारा इसको लिखा गया है। ये बॉड बिटमैन का जन्म है, ये मृत्यु डेट दे रखी है, वो सन दे रखी है, और ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है इसको पब्लिश कराया गया था 1855 में। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बॉड बिटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ, बॉड बिटमैन को जो है जाना जाता है, किस कवि के तौर पर जाना जाता है इनको, तो एक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी पोइट, डेमोक्रेटिक पोइट के रूप में इनको जाना जाता है। इनका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, बॉड बिटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हो गई थी। एक अमेरिकन कवि थे, निबंधकार थे और पत्रकार थे। उन्हें लोकतंत्र के कवि के तौर पर जाना जाता है, डेमोक्रेसी, ठीक है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इनको।
और उन्हें अक्सर फ्री वर्स का जनक भी कहा जाता है, यानी कि कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ओके।